नमस्कार। आज तक पर आपका स्वागत है। मौसम बदल रहा है। दक्षिण भारत में मॉनसून दस्तक दे चुका है। उत्तर भारत में तेज गर्मी से राहत मिली है, लेकिन आंधी तूफान ने आफत भी मचा दी। लेकिन खबरदार में आज बात बदलते सियासी मौसम की पहले करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी में टूट के बाद ममता को मीटिंग बुलानी पड़ी है, तो उत्तर प्रदेश में लड़ाई तेज होने लगी है। तमिलनाडु में नई राह पर राजनीति अन्नामलाई और डीएमके की चलने लगी है। कर्नाटक में नए सीएम शिव कुमार के सामने नया नाटक होने लगा है। महाराष्ट्र की सरेंडर सियासत से भी खबरदार करेंगे। साथ ही बताएंगे कि दिल्ली में कॉकरोच वाली राजनीति की चर्चा क्यों हो रही है। इन सबके साथ समझेंगे कि क्या राजनीति का मौसम बदल रहा है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। सियासत कुछ ऐसी इस वक्त देश की है कि ममता बनर्जी सत्ता गंवाकर पार्टी गंवाने से बचने का युद्ध लड़ रही है। कर्नाटक में सत्ता चलाती कांग्रेस 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदलकर भी असंतोष की लहरों का सामना कर रही है, जहां रामलिंगा रेड्डी शपथ लेकर मन का विभाग न पाने पर इस्तीफा दे चुके हैं। महाराष्ट्र में अलग ही खेल पता चला। 17 एमएलसी के चुनाव में 6 सीट एनडीए निर्विरोध जीत गई, क्योंकि कांग्रेस के 3, शरद पवार के 2, उद्धव के 1 कैंडिडेट ने सरेंडर कर दिया। इन सब के बीच जब राहुल गांधी ने हवा में तीर चलाया, बयान दिया कि 1 साल में या तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे या इमरजेंसी लग जाएगी। आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आ गया है, जनता को बीजेपी पसंद है। हर चुनाव का एक ही मैसेज है, देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। अराजक राजनीति को जनता पसंद नहीं करती, ये बात प्रधानमंत्री अगर सूरत से पूरे देश को बताते हैं तो इसकी वजह राहुल गांधी का ये बयान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। जनता के दबाव और रिस्क की बात करते राहुल गांधी के बयानों पर कांग्रेस की जमीनी हालत प्रधानमंत्री ने बताई। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई है। अभी अभी हिमाचल में भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस बुरी तरह हार गई। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को नकार दिया है। इससे पहले हरियाणा के निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और पंजाब के लोगों ने भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दे दिया है। संदेश यह है कि कांग्रेस की परजीवी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, कांग्रेस की अराजकता में अवसर ढूंढने की राजनीति नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता में भी कांग्रेस सरकार को लेकर के बहुत आक्रोश है और यही कारण है कि कर्नाटका में भी कांग्रेस को सीएम बदलना पड़ रहा है। राहुल गांधी नहीं इस वक्त समूचे विपक्ष के सामने चुनौती है। जहां ममता बनर्जी से उम्मीदें थी, वो बंगाल में हार के बाद उनके घर में मचे अंदरूनी हाहाकार से टूट रही है। दक्षिण में डीएमके ने संसद में अपनी सीटें कांग्रेस से अलग कर ली है। पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल की पार्टी बहुत साफ कांग्रेस के दिखने से बचना चाहे, और तब भी राहुल गांधी जब जनता के आक्रोश की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि बंगाल के नतीजों ने भरोसे को लेकर क्या कहा है। देश का भरोसा भाजपा पर है, भाजपा के विकास कार्यों पर है। इसलिए देश की जनता बार बार भाजपा को जनादेश दे रही है। हाल में ही हुए बंगाल के चुनाव
मैं बंगाल बोल दिया, एकदम से यहाँ ऊर्जा आ गई। लेकिन मेरा अनुभव था, मैं पिछले दिनों 5 देशों की यात्रा पर था, वहां भी बंगाल चल रहा था। हर कोई बंगाल की चर्चा करता था। बंगाल की चर्चा के बीच जीडीपी के आंकड़े आ जाते हैं, जो कहते हैं कि पिछले वित्त वर्ष के आखिरी क्वार्टर में ग्रोथ 7.8% रही। इसमें युद्ध का एक महीना शामिल। पूरे साल की ग्रोथ 7.7%। इससे पहले साल ग्रोथ 7.1% थी। यानी युद्ध के पहले महीने तो देश ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन आगे के लिए चुनौती की बातें हैं। और तब राहुल गांधी इमरजेंसी याद दिलाने लगते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं निराशावादियों की चलने वाली नहीं है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव पश्चिम बंगाल में आ रहा है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी हर दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों को लेकर भी खबरें हैं कि वो भी विद्रोह कर सकते हैं। दावा तो यहां तक हो रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद बड़ा खेला कर सकते हैं। क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी तृणमूल कांग्रेस से अलग हो जाएंगे? क्या अगले हफ्ते की शुरुआत में ममता बनर्जी के सांसद भी अलग गुट बना लेंगे? ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट गहराता जा रहा है। इसका साफ साफ संकेत ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर बैठक के दौरान मिलता है। पार्टी के 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के दावे के बाद बुलाई गई इस बैठक में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला रॉय शामिल हुई। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन भी ममता के घर पहुंचे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं। 80 विधायकों वाली टीएमसी के सिर्फ 8 मौजूदा विधायकों और 2 पूर्व विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई इस बैठक में विधायकों की तरह सांसद भी गायब दिखे। 28 लोकसभा सांसदों वाली टीएमसी के चीफ के घर पर लोकसभा के 3 और 2 राज्यसभा सांसद पहुंचे, जिसके बाद खबरदार करता सवाल है कि क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करने वाले हैं? इस सवाल पर ममता बनर्जी के करीबी विधायक मदन मित्रा का जवाब सुनने लायक है। बागी विधायक बोल रहे हैं 23 सांसद उनके साथ हैं, बागी विधायक बोल रहे हैं। वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है जब पूरा पार्टी उनका साथ है। तो मदन मित्रा ने पार्टी के सांसदों के विद्रोह के सवाल को खारिज नहीं किया, बल्कि बागियों को चुनौती देकर ये बता दिया कि दाल में कहीं कुछ काला जरूर है। 2 करोड़ 30 लाख जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया। जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई माँ का लाल है, रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं। अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करूंगा। ममता के करीबियों के इस बयान को टीएमसी के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक टीएमसी में विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में जल्दी टूट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज सांसद एक अलग गुट बना सकते हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद अभी हैं। दल बदल कानून के तहत अलग समूह को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 22 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा।
सूत्रों के अनुसार 1 दर्जन से अधिक सांसद अलग ग्रुप बनाने के पक्ष में हैं। सूत्र कहते हैं कि पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ सांसद इस संभावित बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और वहां अलग समूह को मान्यता के लिए कम से कम 9 सांसदों का समर्थन चाहिए। ममता बनर्जी के विधायकों की टूट के बाद उनके घर बैठक में 41 सांसदों में से सिर्फ 5 सांसदों का पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या विधायकों के बाद सांसदों के टूटने की चर्चा है? मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं हैं। मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूं। और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद हैं तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है? देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता। नहीं, बातचीत तो होती होगी। नहीं, बातचीत होती है। मेरे सुनने में जो है, मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर, मैंने मेजॉरिटी मेंबर नहीं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 23 लोकसभा सांसद बागी गुट के संपर्क में कहे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के लोकसभा सांसदों में टूट हो सकती है। मतलब कुछ ही दिनों में क्या खेला हो जाएगा? तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है ना, ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकता है। लड़ाई जारी है। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तेजी से और बड़े पैमाने पर पार्टी के विधायकों का संतोष सामने आया, वो अभूतपूर्व है, जिसका असर संसद में भी दिख सकता है। कितने सांसद होंगे ऐसे? लोकसभा में आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर? 29 नहीं है, 28 है। 28। बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में। क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है मेजॉरिटी चला जाएगा। ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजॉरिटी ही चला जाएगा। मेजॉरिटी चला जाएगा। टीएमसी में मची इस बगावत के लिए भले ही बागी अभिषेक बनर्जी को दोषी देते हों, लेकिन ममता बनर्जी को नेता मानने पर सब एक मत। इसीलिए जब ऋतुव्रत बनर्जी ने ममता को सलाहकार के रूप में सीमित करने की कोशिश की, तो पाला बदलने वाले कई विधायकों ने विरोध जताया। हालांकि ऋतुव्रत इसे कोई चुनौती नहीं मानते और उन्हें भरोसा है कि बगावत करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी। जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है, जब आप लोग से मिलेंगे, विधानसभा का अधिवेशन जो होगा, वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा। विधानसभा चुनाव में हार के महीने भर के अंदर जिस तरह से ममता की पार्टी में टूट हुई, उसे देखते हुए राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में टीएमसी के सांसद भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे। तृणमूल कांग्रेस में बगावत से जुड़ी बड़ी खबर। ऋतव्रत बैनर्जी को नेता विपक्ष बनाए जाने पर तृणमूल कांग्रेस कलकत्ता हाई कोर्ट जाएगी। सोमवार को स्पीकर के खिलाफ अर्जी दी जाएगी। इसके अलावा ये भी बड़ी खबर है कि अभिषेक बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव बने रहेंगे। मतलब ममता बनर्जी का भरोसा अपने भतीजे पर बरकरार है, जबकि तृणमूल कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायक अभिषेक को ही पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है, रवैया साफ कर दिया है। सोमवार को वो हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे स्पीकर का फैसला। वो ये कह रहे हैं कि स्पीकर ने जो फैसला लिया है वो अवैध है। क्यों अवैध है? तृणमूल का जो जस्टिफिकेशन है वो ये मानते हैं कि स्पीकर ने जो कहा है इस वक्त कि तृणमूल कांग्रेस ने ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को एक्सपेल किया था, उससे पहले उनको शो कॉज करना चाहिए था पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लेकिन तृणमूल ये मानती है कि स्पीकर का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है। एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से चलेगा, उसका नियम क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टी तय करेगा। और यही कारण है कि वो इस वक्त ये फैसला उन्होंने ले लिया है कि कोलकाता हाईकोर्ट में सोमवार को वो इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि ऋतुव्रत बैनर्जी अब तृणमूल में नहीं है, उनको एक्सपेल कर दिया गया है। लेकिन फिर भी स्पीकर ने उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो दर्जा है वो ऑफिशियली दे दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी से इस बार 31 मुस्लिम विधायक जीते, जो पार्टी के 80 विधायकों का लगभग 40% है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ऋतव्रत बैनर्जी का साथ देकर बगावत करने वालों में 17 विधायक मुस्लिम हैं। मतलब ममता बनर्जी की पार्टी के आधे से ज्यादा मुस्लिम विधायक अब ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं।
सवाल ये, क्या इसकी वजह तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ देखा जा रहा जनता का गुस्सा है, जिसके डर से कटमनी लेने के आरोपी पलंग के नीचे छिपने को मजबूर हैं? पश्चिम बंगाल में जनता ने भले ही ममता बनर्जी की पार्टी को हरा दिया हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमता नहीं दिखता। कम से कम तस्वीरें तो यही बताती हैं। कटमनी मांगने वाले को जनता ने पलंग के नीचे से भी ढूंढ लिया। टीएमसी विधायकों के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थम नहीं रहा। लोग अलग अलग शहरों में टीएमसी के मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। सवाल है कि क्या जनता से बचने के लिए ही टीएमसी के विधायक पाला बदलना चाहते हैं, ताकि सरकार की दीवार की ओट में बचा जा सके। हावड़ा के उलुबेरिया में 4 मई से पहले इस तरह का प्रदर्शन सोचा तक नहीं जा सकता था, लेकिन सरकार बदलने के साथ टीएमसी के विधायक अरुणाप सेन लोगों के निशाने पर हैं। प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं, जो हाथ में झाड़ू लेकर विरोध करने पहुंची। जब विधायक के घर की तरफ बढ़ने लगी तो पुलिस ने रोका। प्रदर्शन करने वाली इन महिलाओं ने नारेबाजी की, वहीं कुछ ने ममता के विधायक की तस्वीर पर झाड़ू मारी। अरुणाप सेन और उनके करीबियों पर आरोप है, सत्ता में पहुंच की वजह से वो भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे, लोगों को डराते धमकाते थे। जो उनकी बात नहीं मानता था उसे टीएमसी के नेता दावा है झूठे केस में फंसा देते थे। प्रदर्शन करने वालों ने अब की बार टीएमसी के विधायक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। चुनाव से पहले अरुणाप सेन का एक वीडियो बीजेपी ने पोस्ट किया था, जिसमें दावा है कि वो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरेआम जिंदा दफना देने की धमकी देते रहते थे। चुरी चिंताई तो दूरेर कथा, आमी एखानकार बीजेपी नेतादेर बोलছি, चुरी चिंताई तो दूरेर कथा, জ্যান্ত এই মাটিতে কবর দেব, মাইক ধরে বলে গেলাম। अरुणाप सेन बागनान से टीएमसी के विधायक हैं, जो ममता के खिलाफ लहर में भी जीत गए, लेकिन बीजेपी नेताओं को जिंदा गाड़ने की धमकी देने वाले ये नेता जनता के गुस्से की वजह से खुद गायब हो जाते हैं। अरुणाप सेन से भले ही जनता का आमना सामना नहीं हो पाया, लेकिन कूच विहार में कटमनी वसूलने वाले मोहम्मद शहीदुल मियां को जनता ने पलंग के नीचे से भी खोज लिया। मोहम्मद शहीदुल मियां सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कटमनी वसूलते थे। सरकारी योजना में किसी का नाम जोड़ना हो या फिर भुगतान जारी करवाना हो, मोहम्मद शहीदुल मियां आवास योजना के लाभार्थियों से दावा है कि 5 से 20 हजार रुपए कटमनी लेता था। लेकिन बंगाल में सत्ता बदलते ही ये छिपने लगा, पर जनता को इसकी जैसे ही खबर लगती है तो जनता इनके घर में घुस जाती है, जहाँ ये डर के मारे पलंग के नीचे से छिपे मिलते हैं। लेकिन जनता ने पकड़कर इनकी सड़क पर परेड निकाली। इस दौरान इनसे यह भी बुलवाया गया कि अब कभी कटमनी नहीं मांगेंगे। तो बदले बंगाल में कथित कटमनी गैंग और सिंडिकेट चलाने वाले खुद को असुरक्षित पा रहे हैं। जो गरीबों से वसूली करते थे वो पलंग के नीचे छिपने की जगह खोजते हैं, फिर भी पकड़े जाते हैं। हालांकि टीएमसी का कहना है कि पार्टी का ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जनता ऐसे लोगों को खबरदार कर रही है। कुछ दिन पहले कूच विहार से एक तस्वीर आई, जिसमें रिक्शे पर लाउड स्पीकर लगाकर घोषणा की गई कि आवास योजना के लिए लिया गया पैसा गाँव वालों को अब वापस दिया जाएगा। आगामी 4 तारीख पंचायतेर बाड़ी থেকে সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। कूच विहार में ही टीएमसी के पंचायत प्रमुख पर महिला प्रदर्शनकारियों की तरफ से अंडे और पानी की बोतल फेंकते देखी गई। लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से टीएमसी से जुड़ा मुखिया गायब है, जिससे बुनियादी पंचायत सेवाएं ठप हो गई। कई नामों को जानबूझकर नौकरी की सूची से हटा दिया गया, जिसका विरोध जनता करती है। कूच विहार भारत बांग्लादेश की सीमा पर है, जहां से घुसपैठ होती रहती है। इसीलिए नई सरकार में ड्रोन से अवैध घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है। आज तक की रिपोर्ट में कूच विहार के लोग जबरन बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुओं के घरों में छिपाने की बात बता चुके हैं, जिनका पैसे लेकर आधार और वोटर आईडी बना दिया जाता था। लेकिन लोगों को लगता है कि नई सरकार में ये सब नहीं होगा, इसलिए लोग लगातार टीएमसी विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ये उत्तर 24 परगना का हरोआ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक अब्दुल मतीन एक स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने हालात संभाले।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं और विधायकों पर सरकारी योजनाओं को लेकर कटमनी लेने के अलावा सामान को भी गायब करने का आरोप लगता है। आसनसोल में पूर्व टीएमसी विधायक के घर के पास बने इस गोदाम से गांव वालों को राहत सामग्री मिली तो हंगामा हो गया। पश्चिम बंगाल में दशकों से विपक्ष के दम को राजनीतिक हिंसा के इतिहास के बहाने से ढका गया। यही वजह है कि जो भी पार्टी सत्ता से जाती है वो खत्म हो जाती है। सवाल है कि बंगाल बदलने आई बीजेपी बंगाल के इस चरित्र को बदल पाएगी। बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जिसके न्यू अलीपुर इलाके में सुरुचि संघ क्लब में स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ की। ये क्लब ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे अरूप विश्वास का है, जो लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था और टिकट कालाबाजारी मामले में आरोपी हैं। उनसे नाराज स्थानीय लोगों ने उनके क्लब में तोड़फोड़ की। अरूप विश्वास से पहले उनके भाई स्वरूप विश्वास को भी छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कि आज ही पुलिस के हाथों अरेस्ट हुआ है तृणमूल के जो प्राक्तन मंत्री थे अरूप विश्वास और उसका भाई स्वरूप विश्वास। उन लोगों का ये क्लब है सुरुचि संघ। जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का ये मानना है कि इस क्लब में किसी का भी आना जाना नहीं था, किसी को भी आने नहीं दिया जाता था। और ये क्लब के अंदर लग्जरियस रूम ये दिखा जा रहा है। यहाँ पे एक लग्जरियस टीवी है, यहाँ पे ही खत्म नहीं होता। ये तो एक कमरा है और इसके बगल में और एक कमरा भी है। उस कमरे के अंदर हम लोग अभी जा रहे हैं और ये जो कमरा है ये कमरा एकदम से यहाँ पे एक लग्जरियस बेड है, बेडरूम टाइप एक कमरा है। ये एक लग्जरियस बेड यहाँ पर है और यहाँ पे अलमारी जो है यह अलमारी भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए एकदम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आज तक में जो तृणमूल के जो मंत्री थे अरूप विश्वास, उनके भाई स्वरूप विश्वास, उन लोगों का ये पूजा है ये माना जा रहा है। और उसके बेडरूम के साथ एक अटैच्ड बाथरूम भी है। बाथरूम भी एक लग्जरी बाथरूम है। बाथरूम के अंदर हर एक लग्जरी चीज है यहाँ पर। वैसे कि यहाँ पे गर्मी ना लगे इसलिए बाथरूम के ऊपर पंखा भी लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ये जो पूरा जो चित्र है ये पूरा चित्र है जो कोलकाता के जो सुरुचि संघ है उस सुरुचि संघ का जो क्लब है इस क्लब का ये चित्र है। जब एक क्लब के अंदर जो क्लब को बोलता है स्पोर्ट्स क्लब है जिसका फुटबॉल टीम है, वहाँ पे कोई खेलकूद का सामान तो मिला नहीं, लेकिन एक आलीशान बेडरूम दिखा अटैच बाथ के साथ। और उसके साथ जो है बहुत सारे फोन, आईफोन, ये आपका जो है आईपैड के सारे खाली डब्बे, मतलब लग रहा था कोई शोरूम में आ गए आप। इसका साथ जो था नशे के सारा हुक्का मिला बहुत सारे, मतलब यहाँ पे हुक्का से नशा वशा किया जाता था। उत्तर प्रदेश की खबर से खबरदार करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। खास बात ये देखने को आज मिली कि प्रदेश से लेकर देश के कई हिस्सों में योगी के जन्मदिन को लोग मनाते दिखते हैं। वहीं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच एनकाउंटर की गोली से लेकर टोटी की चोरी तक पर सियासी जुबानी जंग होती रही। दिल्ली में कालका मंदिर में योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर रुद्राभिषेक करके भोग लगता है। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोग मुख्यमंत्री योगी के 54 साल का होने पर समोसा लड्डू खाकर जन्मदिन मनाते हैं। सियासत चमत्कारी है। बिजली मंत्री ए.के. शर्मा तक मुख्यमंत्री योगी के बर्थडे पर मंदिर में पूजा करके तस्वीर को लड्डू खिलाते दिखते हैं। झांसी में तो रात 12 बजते ही महिला समर्थक बुलडोजर वाला केक लाकर काटती हैं। योगी आदित्यनाथ को स्क्रीन पर तस्वीर में केक खिलाने लगती हैं। और लखनऊ को पोस्टर होर्डिंग से पाटने के बाद सुंदरकांड हनुमान चालीसा पढ़ते लोगों को जन्मदिन मुख्यमंत्री का मनाते देखा गया। 54 साल के योगी आदित्यनाथ अपने सियासी प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव से 13 महीने बड़े हैं। जहां बर्थडे के दिन विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाने के साथ ऐसा सियासी बयान भी मुख्यमंत्री ने रोक दिया, जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश में आगे और बड़ी लड़ाई में सुनाई देगी। पहले बयान सुनिए। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको
नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। यूं तो योगी आदित्यनाथ जल जीवन मिशन की गायब होती टोटी यानी नल की बात करते हैं, लेकिन बोलते बोलते ही तंजुनुमा हंसते हैं। मुख्यमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया तो अखिलेश यादव ने भी किसी का नाम लिए बिना पोस्ट किया है। लिखा है कि लत से गलत की ओर। अखिलेश यादव लिखते हैं कि वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ, रातों की नींद। अखिलेश यादव ने पोस्ट में कहा कि पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई नहीं देता। कुछ लोग अपनी सफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। यह हार की हताशा बोल रही है क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। दोनों नेता एक दूसरे का नाम लिए बिना अटैक करते हैं। टोटी विवाद वो राजनीतिक लड़ाई है जिस पर अखिलेश यादव आक्रामक होते आए हैं। ये पूरा मामला 2017 से जुड़ा है, जब समाजवादी पार्टी सत्ता से हटी थी। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर आवास छोड़ने पर टोटी यानी नल उखाड़ कर ले जाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी नेताओं और कुछ अधिकारियों की मिली भगत से रची गई झूठी साजिश बताया था। पीछे पिंक पत्थर है और एक टोटी टूटी हुई है। बताओ वो टोटी तुमने रखी थी कि नहीं रखी थी टूटी हुई? आज भी टोटी वैसी की वैसी लगी हुई है। इसके बाद भी लगातार बीजेपी के नेता टोटी चोर का नाम लेकर सियासत करते आए हैं। यादव जी ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियां कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियां मिली नहीं है वापस। सरकारी टोटियां हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियां वापस करा दे, उसके बाद वो जो वापस कराने की चालू कराने की बात करेंगे उस पर विचार किया जाएगा। टोटी के नाम पर होती राजनीति को लेकर समाजवादी पार्टी आक्रामक ही जवाब देती आई है। हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता। इसीलिए माना जा रहा है कि अब की बार जब मुख्यमंत्री ने ये विवाद फिर से बिना नाम लिए उठाया है, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, तब इस पर और बड़ी राजनीति आगे दोनों तरफ से देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीति एनकाउंटर पर हो रही है। एक तरफ सीएम योगी कहते हैं कि कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और कांग्रेस यूपी में चलती पुलिस की गोली के पीछे जाति सियासत बताती है। अगर किसी ने छेड़ने का यहां काम किया तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ये सरकार की घोषित नीति है। किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं का बयान जब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मुख्यमंत्री देते हैं तो साफ पता चलता है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी का आक्रामक वार 2027 के लिए जारी है। अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छा परिणाम आएगा। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है। आप देख रहे हो ना, जिन माफियाओं की गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी, जिन पर बुलडोजर चल रहा है, जिन पर हम गरीबों के आवास आज बना रहे हैं, ये जनता के ही वोट से ये मजबूत हुए हैं। चूहे जैसे पहले बितकते थे, बाद में सुअर बन करके पूरे प्रदेश को ही तबाह करने में उतारू हो गए थे। माफिया पर चुन चुन कर वार करते योगी आदित्यनाथ के इन्हीं बयानों के बीच विपक्ष का सवाल यूपी में होते एनकाउंटर पर उठता आ रहा है, जहां गाजीपुर के गैसाबाद गांव में टकराव के हालात बने दिखते हैं। पुलिस एक वैन में कमलेश बिंद नाम के वांटेड का शव लेकर पहुंची। भड़की हुई भीड़ पुलिस पर हमलावर हुई। पथराव में सीओ समेत 4-5 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। पुलिस किसी तरह शव वाले वाहन को सुरक्षित मृतक के घर तक पहुंचाना चाहती थी। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया, शव का अंतिम संस्कार कराया। दरअसल मामला 29 मई की रात गौसाबाद इलाके से शुरू हुआ। बाइक सवार हमलावरों ने विनीत राय नाम के होटल कारोबारी की गोली मारकर हत्या की थी। पीड़ित परिवार ने इलाके में दहशत का नाम बन चुके कटरा गैंग के लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई, जिसमें कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे के अलावा जगदीश यादव, आलोक दुबे और कमलेश बिंद नामजद आरोपी थे। इसी हत्याकांड में पुलिस आरोपियों तक पहुंचती उससे पहले समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। सवाल ये कि गाजियाबाद में तो एनकाउंटर असद का कर दिया गया और गाजीपुर में शंकर पांडे तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही। उधर पुलिस ने हत्याकांड के 4 दिन बाद बताया कि विनीत राय की हत्या के आरोपी और 1 लाख रुपए की इनामी कमलेश बिंद को एनकाउंटर में मार गिराया गया।
पुलिस ने कहा कि विनीत राय हत्याकांड में नामजद आरोपी और 1 लाख के इनामी जिस कमलेश बिंद की एनकाउंटर में मौत हुई वो हिस्ट्री शीटर था और उसके खिलाफ कई केस थे। लेकिन कमलेश जिस मर्डर केस में आरोपी हुआ उसका मुख्य आरोपी शंकर पांडे है, जो अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। ऐसे में 4 में से 1 आरोपी के एनकाउंटर के बाद राजनीति फिर उठती है, क्योंकि मारे गए आरोपी कमलेश बिंद का परिवार दावा करता है कि उनका परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। कमलेश के बड़े भाई संजय की पत्नी इस इलाके की प्रधान है और परिवार कहता है कि उनका भाई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, इसीलिए उसे पुलिस ने अगवा करके मार दिया। ये घटना रामगढ़ में उठाया गया था। उन लोग 2 लोग थे साथ में, इनको ले जाके जंगल में मारा गया था। हम लोग को इंसाफ हम भी लोग को चाहिए, जैसे उन लोग मारे हैं हम लोग को भी इंसाफ चाहिए। कांग्रेस आरोप लगाती है कि जाति देख एनकाउंटर हो रहा है। गाजियाबाद में 2 घटनाएं घटी, चिराग त्यागी की, चौहान की। एक पे हिंदू और मुसलमान के एंगल दिखाकर आप एनकाउंटर करते हो, दूसरे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उनके पिताजी और पूरा खानदान कल डीएम कार्यालय के बाहर चिराग त्यागी का पूरा खानदान धरने पर बैठा था। इसके बाद अखिलेश ने सवाल फिर आगे बढ़ाया कि इस कांड में सिर्फ कमलेश बिंद को ही क्यों मारा गया, जबकि मृतक के पिता खुद बीजेपी की राज्यसभा सांसद और उनके पति पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी अखबारों की कतरन पोस्ट करती है और गैंग को बीजेपी सांसद का संरक्षण मिलने का आरोप लगाती है। जो अपराध करेगा और पुलिस पकड़ने जाएगी और पुलिस पर कोई हमला करेगा, तभी मुझे लगता है कि जवाबी कार्रवाई में कोई मारा जाता है। मामला संज्ञान में आया है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कहीं कोई भी घटना घटे, चाहे जिले में या किसी अन्य जिले में, प्रदेश में या कहीं भी, इस तरह की जितनी घटनाएं हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है और ऐसे लोगों पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरा फिर पनप न पाए। उधर मुख्यमंत्री योगी के कानून व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए होटल कारोबारी पीड़ित परिवार कहता है कि इन्हीं सांसद और इनके पति का संरक्षण कटरा गैंग के शंकर पांडे और उसके साथ जुड़े गैंग को मिला हुआ था, जिसकी वजह से इलाके के लोग त्रस्त, यानी एनकाउंटर पर राजनीति दोनों तरफ से हावी होती आ रही। योगी सरकार के 9 साल में पुलिस ने 289 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया है। 34,253 अपराधियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस एनकाउंटर में 11,834 अपराधी घायल हुए हैं, जबकि अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए और मुठभेड़ में 1,852 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लेकिन जो योगी सरकार का कानून व्यवस्था को संभालने को लेकर सबसे बड़ा हथियार है, यानी बुलडोजर और एनकाउंटर, उन दोनों में चुन चुन कर पीडीए को निशाना बनाने का आरोप अखिलेश पहले भी लगाते रहे, अब फिर से लगाने लगे हैं। 24 जगह बुलडोजर चला है पूरे उत्तर प्रदेश में, बड़ी बड़ी घटनाओं में, उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं। फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है, लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेटेड डाउनग्रेडेड बनाया जाता है। इससे मानस में हिंसा को भरा जाता है, हत्या को जायज ठहराया जाता है। फर्जी इनकाउंटर करने वाले सरकार नहीं, गुनहगार हैं। यूपी सरकार का ही डेटा कहता है कि योगी राज में हर 12वें दिन एक अपराधी एनकाउंटर में मारा गया है। योगी राज में हर दिन 3 बदमाश पैर में गोली खाकर जख्मी होकर पकड़े गए, तो योगी सरकार के कार्यकाल में हर दिन 10 बदमाश एनकाउंटर में ही पकड़े गए हैं। लेकिन इसी एनकाउंटर पर विपक्ष के सवाल के जवाब में मजबूत कानून व्यवस्था का आईना मुख्यमंत्री दिखाते हैं। याद करना, ये दंगे, फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट, उसके दिन लद गए हैं और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे, और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। योगी सरकार जब बुलडोजर और पुलिस एनकाउंटर से माफिया राज को खत्म करने के साथ अपराध पर लगाम को ताकत मानती है, तब इसी साल जनवरी में एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसर, जजों, खासकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर विशिष्ट आदेश पारित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। जस्टिस
अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने तब कहा था कि अक्सर पुलिस की गोली आरोपियों के पैर में लगती है। यह एनकाउंटर एक तरह से रूटीन बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। होटल मालिक ने एक ऐसी बात कबूली है जो कि सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। दावा है होटल मालिक लवकेश बजाज ने बताया कि होटल उनका अकाउंटेंट ऑपरेट कर रहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने आज बड़ी ड्राइव चलाकर नियम तोड़ चलते होटल रेस्टोरेंट पर एक्शन लिया है। नोएडा में लगी आग ने फिर सवाल उठाया है। आप ये तस्वीरें देखिए कि एक और होटल की तरफ जाती हुई एमसीडी की टीम, क्योंकि यहाँ पर पहले बिजली जो है वो काटी जाती है। आगे की तरफ मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो टीम है वो आगे की तरफ जाती हुई दूसरा होटल, क्योंकि अब तक 2 से 3 होटल्स को जो है वो यहाँ पर अब सील कर दिया गया। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध इमारतों की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया गया। मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने देश को झकझोर दिया। इस इलाके में सुबह ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेखा गुप्ता सरकार फुल एक्शन में है, जिसके तहत साकेत, एमजी रोड, मालवीय नगर में सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई होती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें डीएम, एसडीएम और एमसीडी दिल्ली पुलिस के साथ अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, साकेत हो, एमजी रोड हो, वहां पर बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीलिंग एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो इनलीगल तरीके से होटल चल रहे थे, उस पर अब एमसीडी की तरफ से सीलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीलिंग की टीम, एमसीडी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और तमाम यहाँ पर हौजरानी इलाके में जब ये मालवीय नगर में हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, और आप देखिए किस तरीके से यह तमाम होटल जो है वो बने हुए हैं। इन सब पर इस वक्त जो है वो ज्वाइंट कमेटी की जो टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई थी, उसका एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 18 ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को एमसीडी की टीम ने सील किया। यहाँ भी नियमों की अनदेखी हो रही थी। दक्षिणी दिल्ली के गिटौरनी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी इमारत नियमों की अनदेखी करके बना दी गई। यहाँ पर कई दुकानों को सील किया गया। इसके साथ पूर्वी दिल्ली के करावल नगर, हौज खास गांव में भी अतिक्रमण और सीलिंग की कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण रोकने और बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को लेकर बड़ा फैसला लिया। भविष्य में मालवीय नगर अग्निकांड जैसा हादसा न हो, इसके लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और मिलीभगत पाए जाने पर अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई, जिसमें जेल तक और जुर्माने तक की कार्रवाई की जा सकती है, उसको इन्वोक करने का फैसला सरकार ने लिया है। दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के सदमे से लोग उबरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह नोएडा में 2 जगह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की पहली घटना नोएडा सेक्टर 74 में हुई, जहां 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगती है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती है और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। इस हादसे ने दमकल विभाग की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पाया गया। नोएडा के अपार्टमेंट में लगी आग की इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव और निगरानी करने के निर्देश दिए। नोएडा में आग लगने की एक और घटना सेक्टर 52 के एक पीजी में हुई। जिस पीजी में आग लगी उस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है। दिल्ली की तरह ही आज इंदौर में भी बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम था, जिसमें आग लगने से ऊपर की मंजिल पर रहने वाले कई परिवारों की जान खतरे में पड़ गई। लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग की टीम देर से पहुंची। खिड़की के छज्जे पर लटका ये उस आम आदमी का परिवार है जिसे जिम्मेदार सरकारी विभाग अक्सर मुसीबत के आगे अकेला छोड़ देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां पति पत्नी और एक मासूम बेटी की चुनौती मौत के चंगुल से खुद को बचाने की है।
जिंदा रहने के लिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। दमकल विभाग की टीम नदारद, इसीलिए पड़ोसी रस्सी फेंक रहे हैं तो कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा है। वजह बिल्डिंग में आग लगी है, घर के अंदर धुआं भरा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग एक बार फिर सुरक्षा के सिस्टम पर सवाल उठाती। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई। इंदौर के इस अग्निकांड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बस गनीमत की बात यह है कि यहाँ किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पहली बार उठे जैसे हमने धुआं देखा और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। मतलब बच्ची और हमको सबको साथ में लेके बाउंड्री के बाहर इधर बालकनी के यहाँ पर पहुंच गए, खड़े रहे दीवार के साइड से जो पाइपलाइन इसको पकड़ के। मतलब फिर लोगों ने हमको देखा कि ये लोग भी ऊपर हैं, मतलब फंसे हुए हैं। बहुत धुआं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। तो हम इधर से कूद के और दूसरी बिल्डिंग पे गए तो उधर से लोगों ने हमको निकाला, बच्ची को भी निकाला, हमको रस्सी बांध के कमर में सीढ़ी से निकाला। ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में जब आग लगी तब उसकी ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोग सो रहे। बताया जा रहा है कि शोरूम के बाहर कुछ एक 4 व्हीलर गाड़ी को चार्जिंग पर लगाया गया था। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। इस शोरूम के ऊपर जो फ्लैट है, तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 परिवार यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर। तो जब इसका धुआं ऊपर गया तो उन लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी आ रही थी। तो जो पड़ोसी है इस पास की बिल्डिंग के जो लोग हैं उन्होंने सीढ़ियां लगा के रेस्क्यू करके उनको वहां से निकाला। लेकिन बहुत देर बाद जो है फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर, क्योंकि जो रहवासी है क्षेत्रीय उन्होंने काफी मदद की और उन्होंने रेस्क्यू करके बाकी लोगों को निकाला। गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती। दिल्ली में मंगलवार को एक होटल में आग लगने की घटना पूरे देश को दहला दी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर के होटल टूरिस्ट स्टे में लगी आग में कुल 21 लोगों की जान गई, जिसमें 11 विदेशी थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली या देश में इस तरह की पहली घटना। दिल्ली हो या फिर इंदौर, हर घटना सरकारी विभागों को बार बार खबरदार करती है। लेकिन हर हादसे के बाद जैसे ही मामला शांत होता है, संबंधित विभाग ढीले पड़ जाते हैं और आम आदमी सरकारी अफसरों की लापरवाही का शिकार होने लगता है। अब खबर पंजाब के पटियाला से, जहां पावरकॉम हेड ऑफिस के सामने प्रदर्शन करते ITI पास बेरोजगार नौजवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये डिग्रीधारी बेरोजगार युवा कई दिन से यहां प्रदर्शन कर रहे थे। आज इनकी तरफ से हेड ऑफिस के दूसरे गेट को भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इनको वहां से उठाने के लिए प्रशासन की मदद से पहले बातचीत की कोशिश की। लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो इन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। बेरोजगारों पर हर राज्य में लाठी चलती है और फिर दूसरे राज्य में बेरोजगारों के मुद्दे पर सवाल उठाने वाले अपने राज्य में बेरोजगारों को भूल जाते हैं। आज तक खबरदार करता है तो सरकारों की नींद टूटती है। यही मध्य प्रदेश में हुआ है। गुरुवार को हमने झाबुआ जिले में जल जीवन मिशन के कागज में पूरा और जमीन पर अधूरा होने की खबर दिखाई। 24 घंटे से भी कम वक्त में खबर का असर हुआ है। आज तक करता है खबरदार, सुनता है सिस्टम, जागती है सरकार। 4 जून रात 8:30 बजे जब आज तक ने झाबुआ जिले के खेड़ा गांव में जल जीवन मिशन की हकीकत दिखाई। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने दिखाया किस तरह गर्मी में यहाँ के ग्रामीण सूखी हुई नदी में गड्ढा खोदकर अब भी पानी ले जाने को मजबूर हैं, जिन्हें रोज 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है ताकि पानी मिल सके। ये जो महिलाएं हैं यहाँ इस तरीके से इन गड्ढों में पानी निकाल करके फिर अपने और अपने परिवार की प्यास बुझाने पे मजबूर है। खबर दिखाने के 24 घंटे से भी कम वक्त के भीतर जिला प्रशासन हरकत में आता है। 4 जून रात दिखाई खबर के बाद 5 जून की सुबह बोरवेल खोदने के लिए मशीन के साथ गांव में प्रशासन पहुंच जाता है। 24 घंटे पहले जहां पानी की एक एक बूंद के लिए ग्रामीणों को सूखी नदी में गड्ढे खोदने पड़ रहे थे, अब उसी खेड़ा गांव में बोरवेल की मशीनें चल रही हैं। ये तस्वीर बताती है जब जमीनी सच्चाई आज तक सामने लाता है तो व्यवस्था को जवाब देना पड़ता है। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद 24 घंटे से भी कम समय में प्रशासन सक्रिय हुआ और झाबुआ जिले के खेड़ा गांव में नया बोरवेल खोदा जाने लगा है। गांव वालों को अब भरोसा जागा है कि जल्द ही पानी की उनकी किल्लत दूर हो जाएगी। हमको गड्ढे में पानी भरवा जाता था तो फिर आस्था वाला आया था तो हमें यूज सिला रही थी, तो उससे फिर हमें कलेक्टर साहब को भेजा तो कलेक्टर साहब हेड पर मोकलाया था। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार और प्रशासन जागे तो हैं, लेकिन हम इस मुद्दे पर आगे भी खबरदार करेंगे।
क्योंकि एक जगह पानी पहुंचाने में तो सरकारी व्यवस्था जुट गई है, लेकिन जल जीवन मिशन जहां जहां भी पूरा होने का दावा किया जा रहा है, कहीं वो दावा कागजी न रह जाए, इसलिए हम आगे भी खबरदार करेंगे। झाबुआ से चंद्रभान भदौरिया के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। आज तक की खबर का बड़ा असर राजस्थान से पंजाब तक भी हुआ है। राजस्थान के कोटा में गर्भवती महिलाओं की नकली इंजेक्शन से मौत के मामले में आज तक की रिपोर्ट के बाद बड़ा एक्शन लिया गया। पंजाब ड्रग विभाग ने अमृतसर की जैक्सन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यही वो कंपनी है जिसका ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन कोटा में सप्लाई हुआ था और जांच में यह इंजेक्शन पूरी तरह से फेल पाया गया था। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने अमृतसर की इंजेक्शन कंपनी पर छापा मारकर जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। लैब से दवा की बिना जांच रिपोर्ट आए ही बाजार में देश के 4 राज्यों में इंजेक्शन सप्लाई कर दी गई थी। कोटा में महिलाओं की मौत हुई तो दवा की जांच हुई और दवा नकली निकली तो आज तक ने खबरदार किया कि किस तरह से अमृतसर की फैक्ट्री से नकली दवा निकलकर देश भर के अस्पतालों में जा रही है। इसके बाद भारत सरकार और पंजाब सरकार की टीम फैक्ट्री में छापा मारी और वहां पर चौंकाने वाले खुलासा हुए। उसके बाद सभी तरह की दवाई बनाने के लाइसेंस फैक्ट्री की रद्द कर दी गई है। मगर बड़ा सवाल है कि देश भर में नकली दवाएं जो सप्लाई हुई है और मरीजों का जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। डाक द्वारा अधीक्षक महोदय मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें एक दवा है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, वो अमानक पाई गई है। इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस संबंध में जांच की जा रही है। जांच में आगे क्या चल रहा है? अभी बयान लेंगे जो भी है और संबंधित जो फर्म से है उनसे पूछताछ की जाएगी।